गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की आज 11th क्लास हम स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हम अपनी सब्जेक्ट में अभी तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेबर कंट्रोल फर्स्ट। मटेरियल का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जो कि हमारे कोस्ट का फर्स्ट एलिमेंट था। अब हम लेबर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी कोस्ट का सेकंड वन एलिमेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लेबर कंट्रोल पढ़ना। तो सबसे पहली चीज़, लेबर कंट्रोल की नीड क्यों होती है? तो ये भी क्योंकि हमारी कोस्ट का एलिमेंट है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि लेबर के रिलेटेड हमारी कोस्ट कितनी लग रही है, मतलब जो हमारी टोटल कोस्ट है उसमें हमारी लेबर का रेशियो कितना है। उसके अलावा हम कंपेयर कर पाए अपने कॉम्पिटिटर से कि वो लोग लेबर पर कितना खर्च करते हैं और हमारा खर्चा कितना होता है, कहीं वो खर्चा ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो फिर उसको कंट्रोल या उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे पहले लेबर के बारे में सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हो। इसके अलावा इन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि लेबर्स को जो पेमेंट किया जाता है, मजदूरों को जो भुगतान किया जाता है वेजेस का, वो पेमेंट किस तरीके से होता है। तो लेबर या श्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ तो किसी भी कर्मचारी को शारीरिक या मानसिक श्रम के बदले या मानसिक कार्य के बदले जो भी प्रतिफल दिया जाता है वो श्रम कहलाता है। वेजेस मजदूरी कह सकते हैं हम उसको। मतलब कोई भी पर्सन जिसने आपके लिए कोई कार्य किया है, कोई कर्मचारी जिसने कोई काम किया है, चाहे वो कार्य मानसिक रूप से किया गया हो या फिर शारीरिक रूप से। मीन्स अगर कोई काम कर रहा है शारीरिक रूप से मजदूरी कर रहा है तो वो भी मजदूर है, उसको भी पेमेंट किया जाएगा। और कोई मानसिक कार्य कर रहा है, मतलब कि कोई कंप्यूटर पर बैठ कर या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, आपके मैनेजमेंट का काम जो मैनेजर्स कर रहे हैं, तो मैनेजर कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, वो माइंड से काम करते हैं, मानसिक तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको भी पेमेंट किया जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या कहलाता है? लेबर्स को किया गया पेमेंट कहलाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? श्रम कहा जाता है। अब जो ये पेमेंट होता है लेबर को, जो वेजेस का पेमेंट होता है या श्रम का जो भुगतान किया जाता है ना, उसकी कैलकुलेशन 2 तरीके से की जाती है। श्रम की गणना 2 प्रकार से की जा सकती है। 2 बेस पे पेमेंट किया जाता है आपके लेबर्स जो होते हैं उनको। तो 2 वो बेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला बेस आपका है टाइम। टाइम को बेस बना के पेमेंट करो, समय के आधार पर भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये मैटर करता है कि वो पर्सन ने कितने टाइम तक काम किया है, क्या काम किया है, कितना काम किया है। नो, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ मैटर करती है वो है सिर्फ टाइम, कितने घंटे तक उसने काम किया है। मान लो कोई व्यक्ति सुबह 7 बजे आता है और शाम को 7 बजे वापस जाता है, तो क्या कहा जाएगा? इस पर्सन ने 12 आवर्स वर्क किया है और उसको उसके हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, चाहे उन 12 घंटों में उसने काम कितना भी किया हो। तो समय के आधार पर जब भुगतान किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में, इस प्रकार के भुगतान में कर्मचारी ने जितने घंटे कार्य किया या जितने घंटे वो कारखाने में या फैक्ट्री में रुका है, सिर्फ उसको कंसिडर किया जाएगा, उसके वास्तविक उत्पादन को नहीं देखा जाएगा। जितने घंटे काम किया उसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी रेट से। मान लो आप 1 घंटे का 100 रुपये देते हो, किसी पर्सन ने 5 घंटे काम किया तो उसको कितना दे दोगे आप? ₹500। सिंपल सा टाइम रेट के हिसाब से जितने समय काम किया उतना भुगतान आप कर दो। तो पहला तो हमारा बेस था टाइम। दूसरा हमारा बेस है वर्क या प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर, कार्य के आधार पर। यहाँ टाइम मैटर नहीं करता। आपके यहाँ पर जो वेजेस की रेट है ना, वो ऐसे फिक्स की हुई है कि जितनी यूनिट्स का आप प्रोडक्शन कर दोगे, जितना निर्माण आप कर दोगे, उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। मान लो आपको बोल रखा है कि आप अगर, मान लो कोई कंपनी है जहाँ पर क्या किया जाता है? सिलाई का काम किया जाता है। वो क्या करती है कंपनी? शर्ट्स बनाती है। तो बोल दिया 1 शर्ट बनाने पर आपको 50 रुपये का पेमेंट होगा। अब वो 1 शर्ट आप चाहे आधे घंटे में बना दो, चाहे 1 घंटा लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिन भर में तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मैंने कितने शर्ट बनाए, उस पर 50 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएगा। तो ये किसके आधार पर पेमेंट हो रहा है? प्रोडक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। सेकेंड वाला ये बेस हमारा रहता है। इसमें 2 रेट होती है। एक होती है सीधी कार्य दर विधि। इसके अंदर सिंपल सा नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वेज रेट, यानी कि मजदूरी की वो दर, रेट पर यूनिट आपको कितना पे किया जाता है, वेज रेट पर यूनिट, क्या आपको पर यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना पेमेंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, अभी किसी पर्सन ने मान लो कि 8 शर्ट बनाए एक दिन के अंदर, तो उसको कितना पेमेंट कर दिया जाएगा? तो 8 शर्ट्स बनाए, 1 शर्ट के लिए 50 रुपये का पेमेंट होता है, तो उसको 400 रुपये का पेमेंट कर दिया जाएगा। सिंपल। तो यह है सीधी कार्य दर विधि, मतलब
आपने जितना पेमेंट किया, सॉरी जितना प्रोडक्शन किया उतना पेमेंट आपको क्या। दूसरा होता है गारंटी के हिसाब से मिलने वाली मजदूरी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने टाइम काम किया एक उसके हिसाब से वेजेस निकालेंगे, आपने जितना काम किया उसके हिसाब से वेजेस निकालो, मतलब टाइम बेस पे भी निकालो, वर्क बेस पे भी निकालो। इन दोनों में से जो भी लेबर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो वो पेमेंट किया जाएगा। आपकी पॉलिसी ही है, आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप अगर 8 घंटे काम करते हो तो आपको पर आवर के हिसाब से मान लो कि 60 रुपये का पेमेंट किया जाता है। एक तो ये बोला हुआ है। दूसरा बोला हुआ है कि आप जितने शर्ट्स बनाओगे पर शर्ट आपको कितना दिया जाएगा, 50 रुपये दिया जाएगा। तो दोनों निकाल लेंगे। एक तो मान लो उसने 8 घंटे काम किया तो 60 के हिसाब से उसका पेमेंट कितना बनता है, 480 रुपये। अब उसने मान लो कि 9 शर्ट बनाए हैं तो 50 के रुपये से उसका पेमेंट कितना बनता है, 450 रुपये। तो दोनों तरीके से निकालो और गारंटी के अनुसार मजदूरी का मतलब होगा इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उसका पेमेंट लेबर को कर दिया जाएगा। मतलब मजदूर के लिए जो अधिक लाभकारी हो उस विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। समझ में आ गई चीज़। तो ये मेथड्स हैं हमारे कि किस तरीके से आप लेबर का पेमेंट करते हो, उसके पेमेंट की कैलकुलेशन करते हो। तो फर्स्ट मेथड हमारा था समय के आधार पर, टाइम बेस पर आप पेमेंट करते हो। सेकंड हमारा था उत्पादन या वर्क के आधार पर, कार्य के आधार पर आप अगर पेमेंट करते हो तो जितना काम किया मतलब जितनी यूनिट्स बनाई। और फिर हमारा था कि गारंटी के आधार पर, मतलब कि दोनों में से जो भी श्रमिक के लिए अधिक लाभकारी हो उसके हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है। तो ये तो है श्रम की गणना करने की विधियाँ। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक छोटा सा टॉपिक है ओवर टाइम। हिंदी में हम इसे कहते हैं अधि समय। तो ओवर टाइम का मतलब तो आई थिंक आप सभी समझते हैं कि अगर किसी ऑफिस में फिक्स्ड है कि आपको दिन के 8 घंटे काम करना है, अगर कोई पर्सन, अगर कोई वर्कर वहाँ पर 8 की जगह 9 घंटे, 10 घंटे, 11, 12 घंटे काम करता है तो इसे क्या कहा जाता है, ओवर टाइम कहा जाता है। तो ओवर टाइम के लिए क्या मिलता है, अधिक मजदूरी भी मिलती है, अधिक भुगतान भी किया जाता है। तो मालिक द्वारा निर्धारित किए गए समय से या नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए गए समय से आपका जो एम्प्लॉयर है उसने जितना बता रखा है वो निर्धारित कर रखा है, उससे ज़्यादा टाइम तक अगर आप काम करते हैं तो जितना ज़्यादा काम किया वो क्या कहला जाएगा, ओवर टाइम कहलाएगा, अधि समय कहलाएगा। और नॉर्मली ओवर टाइम के लिए डबल रेट से वेजेस का पेमेंट होता है। यानी आपको पर आवर 60 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट हो रहा है मान लो नॉर्मल, तो अगर आपने ओवर टाइम किया है तो पर आवर ₹120 के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ओवर टाइम के दौरान आपको दुगुनी दर से मजदूरी दी जाती है। अब ओवर टाइम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो भारतीय कारखाना अधिनियम है उन्होंने कहा है कि अगर कोई पर्सन 9 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करता है या फिर 48 आवर्स पर वीक से अधिक काम करता है, तो दोनों मेथड से आप निकालो और विच वन इज बेनिफिशियल फॉर वर्कर। जो भी वर्कर के लिए बेनिफिशियल हो, मजदूर कर्मचारी के लिए बेनिफिशियल हो, उसे ओवर टाइम माना जाएगा, वो अधि समय माना जाएगा। मतलब मान लो किसी पर्सन ने हर रोज 8 घंटे काम किया, चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 6 दिन होते हैं हमारे सप्ताह में। इसने मान लो मंडे को 10 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 12 घंटे, वेंसडे को 11 घंटे, इस दिन 8 घंटे, यहाँ पर 13 घंटे और यहाँ पर फिर से 10 घंटे, इतना काम किया। अब आपको पूछा गया है कि आप ओवर टाइम बताइए कि इसने कितना ओवर टाइम किया। तो हमें क्या बोला गया, दोनों तरीके से आपको निकालना है, टोटल में भी देखना है और पर डे के हिसाब से भी देखना है। पर डे के हिसाब से देखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि 9 घंटे से ज़्यादा काम किया है तो ओवर टाइम होगा। तो कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया, 1, यहाँ पर 3, यहाँ 2, यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं, यहाँ 4 और यहाँ पर 1, 5 और 2 7 और 3 10 और 1, यहाँ तो आता है कि 11 आवर्स का ओवर टाइम है एज पर आवर फर्स्ट मैथड। जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है कहता है कि प्रतिदिन अगर 9 घंटे से अधिक कार्य किया जाता है तो जितना अधिक किया वो ओवर टाइम। तो पर डे के हिसाब से हमने निकाल लिया, इसका ओवर टाइम कितना आ रहा है, 11 घंटे का आ रहा है। दूसरा कहता है कि इसने पूरे सप्ताह के अंदर जितना काम किया है उसको आप देख लीजिए कि पूरे वीक में इसने कितना काम किया है। तो हम वीक के हिसाब से निकाल लेते हैं, इनके टोटल करेंगे, ये आता है 64 आवर्स। तो
सेकंड हमें बोलता है कि पर वीक उसने 48 आवर्स से जितना ज़्यादा काम किया, तो कितना ज़्यादा काम किया 48 आवर्स से, तो 64 माइनस 48, यहाँ इसने 16 आवर्स ज़्यादा काम किया। तो विच एवर इज़ हायर, जो भी आपके श्रमिक के लिए लाभकारी हो उसे ओवरटाइम माना जाएगा और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो श्रमिक के लिए लाभकारी क्या होगा, देखिए अगर आप 11 आवर्स का ओवरटाइम मानते हो तो ऐसी कंडीशन में उसे सिर्फ 11 घंटे के लिए दोगुनी रेट से मजदूरी मिलेगी। अगर आप 16 घंटे का ओवरटाइम मानते हो तो 16 घंटे के लिए उसे डबल रेट से वेजेस का पेमेंट किया जाएगा। तो बेनिफिशियल कौन सा है कि ओवरटाइम ज़्यादा माना जाए। तो हम क्या करेंगे, जब आंसर लिखेंगे तो इसको ओवरटाइम मानेंगे और इसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो भारतीय कारखाना अधिनियम क्या कहता है कि यदि कोई श्रमिक प्रतिदिन 9 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में दोनों विकल्प में से हितकर विकल्प के आधार पर ज्ञात किए गए अधिक समय के लिए, हितकर विकल्प किसके लिए हितकर, तो वो श्रमिक के लिए हितकर, उसके हिसाब से ज्ञात किए गए अधिक समय के लिए अपनी सामान्य दर की दोगुनी दर से मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी है। मतलब जो ओवर टाइम होगा उसके लिए डबल रेट से पेमेंट किया जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। तो ओवर टाइम फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। पर डे के हिसाब से आप फाइंड आउट कर लो, टोटल देख लो ओवर टाइम कितना हुआ। सेकंड वन, आप टोटल निकालो और 48 से उसको कंपेयर करो क्या हुआ, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हमारा आंसर होगा कि इतना ओवर टाइम और उसके हिसाब से इसे इतना पेमेंट किया जाएगा। ओवर टाइम के लिए हमेशा डबल रेट से पेमेंट होता है, दोगुनी मजदूरी की दर से भुगतान किया जाता है। तो ये तो था हमारा एक टॉपिक ओवर टाइम। इसके बाद एक और टॉपिक आता है यहाँ पर छोटा सा, आइडल टाइम। हिंदी में इसे कहा जाता है कार्यहीन समय। शब्द सुनते ही समझ आ रहा है कि ऐसा टाइम जब कोई काम नहीं होता है, मतलब कि उत्पादन नहीं होता है। तो बिल्कुल जब श्रमिकों को समयानुसार मजदूरी दी जाती है, मतलब आप टाइम के हिसाब से पेमेंट दे रहे हो, तो दो चीज़ों में अंतर आना स्वाभाविक है। हमने थ्योरी में इस तरीके से लैंग्वेज लिखी हुई है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिनमें डिफरेंस हो सकता है, तो फर्स्ट वह समय जिसके लिए श्रमिकों को भुगतान किया गया, और सेकंड वह समय जिसमें वास्तविक कार्य होता है या वास्तव में जिस दौरान उत्पादन किया जाता है या फिर श्रमिक ने वास्तव में जितने घंटे कार्य किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन 10 घंटे आपकी फैक्ट्री में रुका है तो ज़रूरी तो नहीं कि 10 के 10 घंटे उसने काम किया ही हो, कुछ ना कुछ आइडल टाइम होना तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो आइडल टाइम कार्यहीन समय तो होगा। तो कार्यहीन समय ऐसा समय होता है जिस दौरान श्रमिक कारखाने में तो होता है लेकिन वो कोई भी उत्पादक कार्य नहीं कर रहा होता है, उत्पादन का कार्य नहीं कर रहा होता है। क्या आइडल टाइम के लिए मजदूरी दी जाती है? देन ऑब्वियसली यस, आइडल टाइम के लिए हमेशा मजदूरी दी जाएगी। कार्यहीन समय के लिए पेमेंट हमेशा होगा, कहीं भी कुछ भी लिखा हो आइडल टाइम की वेजेस का पेमेंट हमेशा किया जाएगा। और अभी जो आपका आइडल टाइम है ना, ये दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। सामान्य और असामान्य कार्यहीन समय या साधारण और असाधारण कार्यहीन समय। तो अब हम समझते हैं कि नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है और अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है। तो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब वो होता है ऐसा आइडल टाइम जिसे नियोक्ता मालिक जानता है कि ये टाइम ऐसा है जिस दौरान कोई प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि 1 घंटे तक कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप उसको रोका नहीं जा सकता है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ऐसे टाइम को नॉर्मल आइडल टाइम कहा जाता है। मान लो कि आपकी फैक्ट्री का जो मेन गेट है वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर या फैक्ट्री के जहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है वहाँ तक चलकर आने में 15 मिनट का समय लगता है। क्या होता है, फैक्ट्री के मेन गेट पे एंट्री करी जाती है कि हाँ इस लेबर ने एंट्री कर दी अभी 8:10 पे। अब उसे उस साइट पर पहुंचने में या फिर उस मशीन तक पहुंचने में जिस पे वो काम करने वाला है 15 मिनट का समय लगता है। तो ये 15 मिनट क्या है, आइडल टाइम है। कोई काम किया है क्या उसने इस 15 मिनट तक? नो, पर फिर भी उसकी एंट्री तो हो गई 8:10 पे। काम वो कब शुरू कर रहा है? 8:25 पे। और ऐसे ही जब वो वापस जाएगा तब भी तो यही होगा, काम तो उसने मान लो कि शाम को 4:20 पर ही ख़त्म कर दिया, लेकिन वो फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तब तक 4:35 हो रहे होंगे। तो उसको वेजेस कब से कब तक मिलेगी? 8:10 से 4:35 के लिए, जबकि उसने काम कितना किया?
8:25 से 4:10 के लिए। तो जो 30 मिनट हो गए ना, 15 और 15, ये 30 मिनट क्या है, नॉर्मल आइडल टाइम है, साधारण कार्यहीन समय है जिसको चाहकर भी रोका नहीं जा सकता, बहुत स्वाभाविक सा टाइम है। तो ये तो हमारा नॉर्मल आइडल टाइम, इसके लिए वेजेस का पेमेंट भी किया जाता है। सेकंड आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो ऐसा आइडल टाइम जो कि सामान्य तौर पर नहीं होता है, कभी कभी किसी आकस्मिक घटना के घटित हो जाने के कारण होता है। लाइट चली गई, काम कैसे करोगे, मशीन नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा, तो ये क्या हो गया, एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, जिसको कि कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है। और उसके अलावा इसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं होती है। तो ये क्या किया जाएगा, एबनॉर्मल आइडल टाइम के अंदर चार्ज किया जाएगा। लाइट चली जाए, हड़ताल हो जाए, या फिर कोई और टेक्निकल इशू आ जाए आपकी मशीन्स के अंदर, तो ऐसी सारी चीज़ें क्या है, ये एबनॉर्मल है। और इसके लिए जो पेमेंट किया जाता है, वेजेस का पेमेंट तो होगा। लाइट चली गई, इसमें लेबर की क्या गलती है, वो तो काम करने को तैयार था। तो ऐसी कंडीशन में पेमेंट तो किया जाएगा आइडल टाइम के लिए हमेशा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो। पर नॉर्मल तो आपका कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली शो होता है आपके कॉस्ट शीट के अंदर, और यहाँ पर जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है ना, उसके लिए जो वेजेस दी जाती है ना, उसको कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। आगे भी ध्यान रखना, जो भी एबनॉर्मल पेमेंट होगा ना, वो सारा का सारा एबनॉर्मल जो भी चार्ज होता है वो हमेशा कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। जैसे कि लॉस भी पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मीन्स, नॉर्मल लॉस में भी जो लॉस इन वेट हमने पढ़ा था, उसको हमने कहाँ चार्ज किया था, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो भी असामान्य प्रकृति की हानियाँ होगी ना, उन सभी को कहाँ चार्ज किया जाएगा, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए वेजेस का पेमेंट होगा, वो पेमेंट कहाँ चार्ज किया जाएगा, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आइडल टाइम समझ में आया, ऐसा टाइम जहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है लेकिन जिसके लिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है। नॉर्मल भी हो सकता है, जिसको रोका नहीं जा सकता, बहुत स्वाभाविक होता है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो कभी कभी किसी आकस्मिक घटना के कारण हो जाता है, तो वो हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम कहलाता है। अब इस चैप्टर का छोटा सा और लास्ट टॉपिक, ये चैप्टर लेबर कंट्रोल फर्स्ट बहुत छोटा सा चैप्टर है हमारा, लेबर कंट्रोल सेकंड के अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेबर टर्नओवर होता क्या है। तो किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो काम छोड़कर जाते हैं, उनकी जगह नए लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ना, इन सभी को एक शब्द में कहा जाता है श्रम निकासी या लेबर टर्नओवर। तो किसी भी कारखाने में कर्मचारियों द्वारा कारखाना छोड़ने एवं उनके स्थान पर नए श्रमिकों की भर्ती करने की प्रक्रिया को श्रम निकासी कहा जाता है। अब जो लेबर टर्नओवर है, ये किसी भी कंपनी के लिए जितना कम होगा, उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप बार बार लेबर्स को चेंज करते हो, बार बार अपने वर्कर्स को चेंज करते हो, तो इसमें आपकी गुडविल पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आपकी ख्याति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो लेबर टर्नओवर रेट आपकी कंपनी की जितनी कम होगी, आपकी कंपनी उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगी। तो लेबर टर्नओवर फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट लेबर टर्नओवर रेट। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है सेपरेशन मेथड, पृथक्करण विधि। सेपरेशन मेथड, पृथक्करण विधि, हमने फॉर्मूला बुक के अंदर पूरे लिख रखे हैं। 3 मेथड है, सेपरेशन मेथड है, दूसरा आपका रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा है फ्लक्स रेट मेथड। नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है यहाँ पर। फर्स्ट वन हमारा है पृथक्करण विधि, सेपरेशन। दूसरा हमारा है रिप्लेसमेंट मेथड, स्थानापन्न विधि, रिप्लेसमेंट मेथड, स्थानापन्न विधि। और तीसरा है आवागमन दर, फ्लक्स रेट मेथड। अब नाम अभी मैंने बताया था कि लेबर टर्नओवर का मतलब कुछ श्रमिक गए, कुछ श्रमिकों को उनके स्थान पर नया लाया गया, तो ये सारा कुछ ये सारा कुछ हमारा लेबर टर्नओवर होता है। अब इन 3 मेथड से हम रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सेपरेशन मेथड या पृथक्करण विधि, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जितने श्रमिक हमारी फैक्ट्री से अलग हुए उनकी रेट फाइंड आउट की जाती है। जितने श्रमिक, जितने वर्कर्स हमारी फैक्ट्री से या हमारी संस्था से अलग हुए, उनके लिए रेट फाइंड आउट की जाती है। अलग होने के पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। कौन कौन से? एक, जिन्हें हमने हटाया हो, दूसरा जो अपनी इच्छा से काम छोड़कर गए हो। तो करना क्या है? दोनों को लेना है। यहाँ पर जब हम सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सेपरेशंस, पृथक्करण
विधि के अंदर लिखा जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशन कि कितने लोग सेपरेट हुए हमारी फैक्ट्री से, चाहे वो अपनी इच्छा से हुए हो चाहे उन्हें हमने काम से हटाया हो। तो फॉर्मूला क्या होगा लेबर टर्नओवर रेट का, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो एवरेज का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग एंड नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द पीरियड। जिस भी पीरियड के लिए आपको टर्नओवर निकालने को बोला है, मान लो 15 दिन का एक पीरियड दे दिया, उसके लिए आपको टर्नओवर निकालने को बोला है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड और एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जितने जितने आपके लेबर्स हैं उन दोनों को लेके डिवाइड बाय 2 करो। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ओपनिंग लेबर प्लस क्लोजिंग लेबर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाते हैं एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स, ये इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है लेबर टर्नओवर रेट का सेपरेशन मेथड से। नंबर ऑफ सेपरेशंस का मतलब होता है पृथक हुए श्रमिकों की संख्या। पृथक हुए मतलब वो स्वेच्छा से पृथक हुए हैं या फिर कंपनी ने उन्हें हटाया, दोनों को यहाँ पर लेना है, डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, या हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगी, परसेंटेज में आएगी। किसी को भी मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो जो भी आता है वो परसेंट में आता है, तो जितने भी परसेंट लेबर रेट आ रही है वो हमारी लेबर टर्नओवर रेट है एज पर सेपरेशन मेथड। सेकेंड मेथड हमारा आता है रिप्लेसमेंट मेथड, या इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न विधि। तो ऐसी कंडीशन में यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जितने नए श्रमिक आए, जितनों को रिप्लेस करके लाया गया, तो वो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, और डिवाइड कर देंगे वही एवरेज नंबर ऑफ लेबर्स और इनटू कर देंगे 100। तो यहाँ पर हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट आ जाएगी एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। और थर्ड वन हमारा लास्ट है फ्लक्स रेट मेथड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी लिखते हैं और नंबर ऑफ सेपरेशंस भी लिखते हैं। तो करेंगे क्या, नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से 3 मेथड्स हमारे पास है लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट करने के लिए। ध्यान रखना, लेबर टर्नओवर का मतलब श्रमिक हमारी फैक्ट्री से जाते हैं और जो नए रिप्लेस करके श्रमिक लाए जाते हैं उन सबको श्रम निकासी कहा जाता है, लेबर टर्नओवर कहा जाता है। लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट करने के 3 तरीके हमारे पास है। फर्स्ट हमारा सेपरेशन मेथड, वहाँ हम ये देखते हैं कि कितने कितने लेबर हमारी फैक्ट्री से या हमारी संस्था से अलग होते हैं, चाहे वो अपनी इच्छा से हो चाहे हमने उनको हटाया हो। सेकंड मेथड हमारा रिप्लेसमेंट मेथड, हटाए गए श्रमिकों के स्थान पर जो नए श्रमिक लाए जाते हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं। और थर्ड हमारा फ्लक्स रेट मेथड, जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। इस तरीके से 3 तरीके की हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट निकाल सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना भी मैंने सिखा दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज आपको लेना है। इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगाकर हमारी लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतनी ही थ्योरी है हमारे इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। हमने लेबर के बारे में पढ़ा कि लेबर किसको कहते हैं, श्रम किसे कहा जाता है, श्रम का भुगतान कैसे किया जाता है, तो टाइम बेसिस पे या फिर वर्क बेसिस पे, प्रोडक्शन बेसिस पे किया जाता है। उसके बाद मैंने ओवर टाइम के बारे में बताया, पर डे 9 आवर्स के हिसाब से 9 आवर्स से ज़्यादा जो काम किया वो, या फिर पर वीक 48 से ज़्यादा काम किया वो, दोनों में से जो भी लेबर के लिए बेनिफिशियल उसको माना जाएगा क्या, ओवर टाइम, और उसके लिए डबल रेट से पेमेंट होगा। फिर हमने आइडल टाइम के बारे में पढ़ा, 2 टाइप्स ऑफ आइडल टाइम, कौन कौन से, नॉर्मल और एबनॉर्मल। उसके बाद हमने पढ़ा लेबर टर्नओवर के बारे में, और 3 मेथड हमने पढ़े लेबर टर्नओवर रेट फाइंड आउट करने के। तो ये थ्योरी हमारी इस चैप्टर की ख़त्म होती है। कल इस चैप्टर के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।